हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको भारतीय संविधान के निर्माण की उन स्थितियों का उल्लेख किया जो एक ऐतिहासिक विकास का एक परिणाम था और भारत का संवैधानिक इतिहास पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन भागों में इसका हमने अध्ययन किया। आज हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो पूरे भारतीय संविधान का एज ए शॉर्ट ग्लांस या पूरे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता के रूप में, और यह इसकी उपयोगिता केवल आईएएस, पीसीएस या विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि सामान्य भारतीय नागरिक के लोगों के लिए भी, और ऐसे भारतीय नागरिक जो भारतीय समाज और भारतीय व्यवस्था के प्रति एक जागरूक हैं, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियो होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग, चाहे प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र से हो या अन्य क्षेत्रों से भी हो, पूरे भारतीय संविधान का एक संक्षिप्त दृश्य, जिसे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में अध्ययन करेंगे। तो आते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं इन विशेषताओं के अंतर्गत भारत के संविधान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको संक्षेप में दिखाएंगे। और जैसे कल हमने आपसे कहा कि भारत का संविधान दुनिया का एक ऐसा संविधान है जो सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज पत्र भी है। भारत के संविधान किसी एक क्रांति या किसी एक घटना के परिणाम स्वरूप न बल्कि तमाम सारे घटनाओं का क्रमागत विकास, जिसे हम ऐतिहासिक विकास का परिणाम भी जानते हैं, जिसे भारत की संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के एक लंबे कार्य के पश्चात इसे तैयार किया गया। भारतीय संविधान की प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन भी किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी थे। परंतु भारत एक लंबे प्राथमिकता के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस संविधान के प्रारूप को ग्रहण कर रहा था, वह भारत की स्थिति, परिस्थिति और उसकी आवश्यकता तथा मांग के संदर्भ में हम उसको लागू करने का प्रयास कर रहे थे। भारत की उस समय की तात्कालिक स्थितियां बहुत ही संक्रमणकालीन थी, वेरी ट्रांजिशनल सिचुएशन, क्योंकि भारत एक लंबे विदेशी पराधीनता से मुक्त होकर एक स्व संविधान के निर्माण की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रहा था। इस भारत के संविधान में हमने एक ऐसे राज्य की स्थापना पर बल दिया है कि जो केवल कानून की ही प्रक्रिया के द्वारा संचालित न होकर वह एक लोक कल्याण की अवधारणा, वह एक जन कल्याण की अवधारणा पर आधारित है। अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक और जनता के साथ जो न्याय कर सके या और उनके हितों की रक्षा कर सके। तो इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रक्रिया में उन सारी बातों का भी हम अध्ययन करेंगे। यह एक बात और भी हम आपको बताना चाहेंगे कि वास्तव में संविधान क्या है, इसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा हम दे दें। संविधान किसी भी शासन प्रणाली का वह आधार होता है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। संविधान की अवधारणा का सर्वप्रथम विकास या सर्वप्रथम व्यवस्थित विकास यूनानी दार्शनिक चिंतकों में दिखाई देती है। सर्वप्रथम इसे व्यवस्थित रूप से लाने का श्रेय अरिस्टोटेल या अरस्तु को जाता है। अरस्तु ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में इसको विभिन्न देशों के संविधानों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करके इसे 6 भागों में अध्ययन करके एक व्यवस्थित शासन की अवधारणा का पालन किया। परंतु यदि भारत के प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी, जैसे अर्थशास्त्र में जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक क्रियाओं का उल्लेख है, महाभारत के शांति पर्व में इसका स्पष्ट व्याख्या है, दक्षिण के चोलकालीन शासकों में भी यह अत्यंत प्रभावी रूप में उल्लेख किया गया है।
परंतु वर्तमान भारत की जो शासन प्रणाली है वह एक लंबे पराधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्रता और लोक कल्याण की अवधारणा पर आधारित है। अतः भारत के संविधान में जो भी प्रावधान हमने शामिल किया वह उस समय तात्कालीन स्थितियों की मांग थी और उसके पश्चात भी 26 जनवरी 1950 को लागू करने के बाद भी आज यानी निरंतरता के साथ आवश्यकता और परिस्थितियां जैसे जैसे बदलती गई, भारत के संविधान में हम संशोधन और परिवर्तन भी करते गए। तो भारत के संविधान के प्रमुख विशेषता के अंतर्गत हम अनेक प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। जैसे कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि संविधान के प्रक्रिया या प्रकृति प्राय दो प्रकार की होती है। पहला एक लिखित दस्तावेज पत्र में इसे तैयार किया जाता है और दूसरा परंपराओं और कन्वेंशन या अधिवेशन के आदि के आधार पर होता है। तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। इसकी पहली विशेषता है कि यह एक लिखित संविधान है। इसके विषय में हम लोग अध्ययन कर लें कि भारत के संविधान जो लिखित संविधान है, भारत के संविधान को एक संविधान सभा के द्वारा जिसे कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर 389 सदस्यीय संविधान सभा के द्वारा एक सरकारी दस्तावेज पत्र पर तैयार किया गया। अतः भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। दूसरा, लिखित संविधान के साथ साथ यह एक विशाल संविधान है, जिसे हम कह सकते हैं लिखित एवं विशाल संविधान। विशाल संविधान मित्रों, एक चीज ये ध्यान देना है कि भारत के संविधान में जिस संघीय ढांचे को हमने स्वीकार किया उसके बावजूद भी जो भारत की संक्रमणकालीन स्थितियां थी, हमने राज्यों को एक लोकतांत्रिक अवधारणा के तहत अनेक अधिकार दिए, परंतु इस बात पर भी ध्यान रखें कि केंद्र की स्थिति हमेशा मजबूत बनी रहे। तो एक मजबूत केंद्र के साथ लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा पर हमने बल दिया और केंद्र तथा राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान का प्रावधान दिया। अतः भारत की संविधान जिसे 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया, उसमें 395 अनुच्छेद 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, 8 अनुसूचियां और 22 भाग के 12 पार्ट्स थे। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज पत्र है। अतः ये माना जाता है कि भारत का संविधान लिखित संविधान और विशाल संविधान की अवधारणा पर आधारित है। दोस्तों, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि एक लंबी ब्रिटिश पराधीनता के पश्चात जब भारत मुक्त हुआ तो भारत एक संप्रभु राज्य के रूप में आया। अतः ये हमारा जो संविधान पहली बार जो हमने इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया, उसकी एक प्रमुख विशेषता है कि यह एक सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन या संप्रभु संविधान के रूप में है। तो संप्रभु संविधान की अवधारणा, संप्रभु संविधान की अवधारणा, इसे आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए। ये वर्ड क्या है संप्रभु? संप्रभु शब्द इंग्लिश की सॉवरेनिटी से बनता है। सॉवरेनिटी शब्द लैटिन शब्द दो शब्द से बना है, सुपर प्लस एनस। सुपर का अर्थ होता है सर्वोच्च और एनस का अर्थ होता है शक्ति। अर्थात यहां हम कह सकते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को जिस संप्रभुता को प्राप्त किया, जिस सर्वोच्च शक्ति को प्राप्त किया और भारत के संविधान स्वतंत्रता पूर्वक अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के आधार पर भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा लिखा गया और प्रेम्बल या प्रस्तावना के अंतर्गत हमने इस बात पर बल दिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते, आत्मा से स्वीकार करते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि भारत के संविधान एक संप्रभु संविधान की अवधारणा पर है। इस प्रश्न का उल्लेख सर्वप्रथम संविधान सभा में ही संविधान सभा के एक सदस्य M.R. जयकर ने उठाया था। क्या भारत का संविधान एक संप्रभु संविधान है? मित्रों, एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न उठाने का कारण इसलिए था कि
वर्तमान भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश पराधीनता के ही अंतर्गत प्रारंभ हो गई थी। यानी 1946 1946 से ही हमने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया था। इसीलिए प्रश्न उठता है कि ब्रिटिश पराधीनता में रहते हुए जिस भारत के संविधान का हमने निर्माण किया, क्या वह एक संप्रभु संविधान है या नहीं? तो यहाँ पर कोई डाउट, कोई संशय नहीं है। कथन और कारण में यदि कोई प्रश्न आता है कि क्या भारत का संविधान एक संप्रभु संविधान है, क्योंकि भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश पराधीनता के ही अंतर्गत प्रारंभ की गई थी, तो आपका स्पष्ट उत्तर होगा क्या, कि भारत का संविधान एक संप्रभु यानी सर्वोच्च शक्ति से युक्त संविधान है। इस पर किसी देश की शक्ति, सत्ता या प्रभाव या दबाव या प्रेशर किसी प्रकार का नहीं। तीसरा, भारत के संविधान में जिस सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा पर बल दिया गया वह डेमोक्रेटिक सिस्टम, वह लोकतांत्रिक अवधारणा पर बल दिया गया। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वर्ड एक बहुत पॉपुलर वर्ड है। लोकतांत्रिक अवधारणा, लोकतांत्रिक अवधारणा पर बल दिया गया। मित्रों, लंबे पराधीनता ने एक शोषणकारी व्यवस्था के अंतर्गत हमारी सभ्यता, समाज और संस्कृति, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को छिन्न कर दिया था। एक शोषणकारी व्यवस्था ने हमें कई प्रकार से नुकसान पहुंचाया था। अतः हमने जिस भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की, उसमें सबसे पहले डेमोक्रेटिक सिस्टम की अवधारणा पर बल दिया। डेमोक्रेसी दो शब्दों से बनता है। पहला है डेमोस, और दूसरा है क्रेटिया। डेमोस से तात्पर्य है जनता, क्रेटिया से तात्पर्य है सिस्टम या तंत्र, यानी जनता का तंत्र। एक ऐसी व्यवस्था जो जनता की व्यवस्था, या यहां आप कह सकते हैं लोकतंत्र। लोक से तात्पर्य है जनता से और तंत्र से तात्पर्य है, यहाँ दो शब्द है, एक है लोक, दूसरा है तंत्र। तंत्र से तात्पर्य व्यवस्था से। तो एक ऐसी व्यवस्था जो जनता की व्यवस्था पर आधारित है। जनता की व्यवस्था से तात्पर्य यही है कि सरकार अपने मनमाने निर्णय अब जनता पे नहीं थोप सकती। सरकार के प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय में जनता की सहभागिता होगी। जैसे सरकार प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को अपना बजट लाती है। इस बजट का निर्माण यद्यपि सरकार यानी सत्ता पक्ष या सरकार के ही द्वारा होता है, परंतु इस बजट की प्रक्रिया को जब तक जनता के प्रतिनिधियों अर्थात विधायिका या केंद्र की सरकार में, संसद या राज्य की सरकार में विधानमंडल यदि इसे स्वीकार नहीं करता है, पारित नहीं करता है, तो सरकार के द्वारा बनाई गई बजट पारित नहीं होगा। और सरकार का बजट ही पारित नहीं होगा, बल्कि सरकार को त्याग पत्र देने के लिए भी बाध्य होना होगा और हर एक विभाग के कार्य के लिए धन की आवश्यकता होगी। तो इसी तरीके से सरकार की जितनी भी पॉलिसीज हैं या पब्लिक पॉलिसीज हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत केवल पॉलिसीज नहीं होते, क्योंकि ब्रिटिश कालीन शासन में भी पॉलिसीज थी, लेकिन ब्रिटिश कालीन शासन की जो पॉलिसीज थी या नीतियां थी वो कैसी थी, एक्सप्लॉयटेटिव थी, शोषणकारी थी। परंतु किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत जब भी हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं, वह लोक नीति बनाते हैं। वह हम क्या करते हैं, लोक नीति बनाते हैं, और लोक नीति की अवधारणा जनता के सर्वोत्तम कल्याण पर बल देती है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, परिवहन हो, संचार हो, या ट्रांसपोर्टिंग हो, पार्क हो, या किसी भी अन्य प्रकार की आपदाएं हो, कोई भी डिजास्टर सिचुएशन में, जैसे वर्तमान में कोरोना नामक महामारी भारत के कोने कोने में फैला हुआ है, तो भारत सरकार तथा प्रत्येक राज्य सरकारें यथासंभव जनता का जितना भी हो सक रहा है, जितना भी संसाधन या रिसोर्सेज उनके पास हैं, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए समर्पित है। तो यह निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक और शासन प्रणाली की है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को एक उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यानी सरकार के प्रत्येक सदस्य, चाहे वो मंत्री ही हो, उनके द्वारा किए गए, लिए गए प्रत्येक कार्य के लिए वे उत्तरदायी होते हैं, और यह उत्तरदायित्व का निर्धारण जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति होते हैं। जैसे विधायिका, और विधायिका में निम्न सदन अर्थात लोकसभा और राज्य में विधानसभा के प्रति।
तो भारत के संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है लोकतांत्रिक शासन। दूसरा, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अवधारणा दुनिया के तमाम सारे देशों में भी है, परंतु भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अवधारणा आप कह सकते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अवधारणा है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अवधारणा है जहां पर एक निर्वाचित सरकार की अवधारणा जो जनता की इच्छा शक्ति पर आधारित होती है। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी विशेषता का हम उल्लेख करेंगे, यानी चौथी विशेषता का नाम लेते हैं कि भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया। गणराज्य या गणतंत्र, गणराज्य या गणतंत्र, रिपब्लिक। मित्रों, प्रत्येक 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। प्राय हम लोग ये जान लेते हैं कि 26 जनवरी आती है तो एक नेशनल पर्व है। इस नेशनल पर्व को हम लोग मना लेते हैं, परंतु इसके मनाने का कारण क्या है? क्यों इसको गणतंत्र कहा गया? क्यों इसे रिपब्लिक नाम दिया गया? तो मित्रों, एक चीज याद रख लीजिए कि जिस 26 जनवरी 1950 को संविधान को हमने लागू किया, इस संविधान की अवधारणा में पहली बार हमने एक इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, हमने एक निर्वाचित राज्याध्यक्ष की अवधारणा का बल दिया। हमने एक निर्वाचित राज्याध्यक्ष की अवधारणा का बल दिया। तो दुनिया के निर्वाचित राज्याध्यक्ष, तो दुनिया के जिस भी शासन प्रणाली के अंतर्गत एक निर्वाचित राज्याध्यक्ष की अवधारणा या निर्वाचित हेड ऑफ स्टेट की अवधारणा पाई जाएगी, उन देशों के संविधानों को हम रिपब्लिक या गणतांत्रिक शासन प्रणाली की अवधारणा, और यह हमें 26 जनवरी 1950 से ही प्राप्त होता है। तीसरी भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता का उल्लेख हम करने जा रहे हैं, और वह है सेकुलरिज्म। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा पर आधारित है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा पर। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। मित्रों, सेकुलर शब्द को लेकर यद्यपि राजनीतिक दलों के बीच और थोड़ा बहुत भारतीय नागरिकों के बीच भी कभी कभी आए दिन डिस्प्यूट सुनने को आते हैं। प्रश्न है कि इस अवधारणा को रखने का क्या उद्देश्य? यदि आप भारत के संविधान को अनुच्छेद 25 से 28 तक देखें, आर्टिकल 25 to 28, वहां स्पष्ट रूप से एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में, एक मौलिक अधिकार के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता और उसके प्रयोग की बात कही गई है। क्यों? क्योंकि भारत में अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, विभिन्न धर्म के लोगों और हर एक धर्म के लोगों की अपनी अलग अलग रीत रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा, आचार व्यवहार, उसको मैनेज करने का अलग अलग तरीका। तो मित्रों, इतने बड़े देश को एक सूत्र में लाने के लिए हमने सभी धर्म के लोगों को संविधान की प्रक्रिया के अंतर्गत अपने धर्म के आचरण व्यवहार करने का अधिकार दिया है। भारत को धर्मनिरपेक्षता से एक सबसे बड़ा अर्थ ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान इज इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। अरबियन कंट्रीज मैक्सिमम आर इस्लामिक कंट्री, क्योंकि वहां प्रत्येक कार्य की अवधारणा और प्रक्रिया का प्रारंभ इस्लामिक प्रक्रिया से होती है। परंतु भारत में प्रत्येक धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की अवधारणा के अंतर्गत और शासन या सरकार के लिए किसी धर्म विशेष के लिए कार्य करने की होती है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर आधारित है। इस धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को हमने संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता के रूप में 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा। यद्यपि अनुच्छेद 25 से 28 की अवधारणा पहले से ही शामिल थी। तो भारत में सभी धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया का संचालन और उसका मैनेज करने का, परंतु इसका अर्थ नहीं है ऐसे किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप को जो देश की एकता, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता
या पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट हो, ऐसे किसी भी धार्मिक कार्य को करने या समायोजित करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। आज आप इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इस समय पूरे विश्व में कोरोना महामारी जो फैली है, भारत सहित तमाम सारे देशों में इससे प्रभावित है। तो भारत में सरकार के द्वारा स्पष्ट ये आदेश जारी कर दिया गया है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि में धार्मिक क्रियाएं बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर होंगी, अर्थात सामान्य स्थिति में उसका पालन करना संभव नहीं। ये हमारे भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्षता और उसके महत्व को दिखाती है। जब देश को जरूरत होती है, जब देश को आवश्यकता होती है एक सूत्र में बांधने की, तो भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक एक सूत्र में आ जाते हैं। इसके बाद मैं इसके और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी अध्ययन करूंगा। भारतीय संविधान को प्रश्न है कि इसके पहले के वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के कुछ संविधान की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे ब्रिटेन के संविधान को दुनिया का एक बहुत ही लचीला संविधान माना जाता है, वहीं अमेरिका के संविधान को एक कठोर संविधान की अवधारणा के रूप में जाना जाता है। मित्रों, एक चीज याद रख लीजिए, कठोर और लचीला ये कोई वस्तु नहीं है। दैट इज नॉट एनी ऑब्जेक्ट। ये कोई वस्तु नहीं है। यह कठोर और लचीले के आधार उस संविधान में होने वाला संशोधन या परिवर्तन। दुनिया का कोई भी ऐसा देश, चाहे वो विकसित देश ही क्यों न हो, समय के सापेक्ष सबकी आवश्यकताएं होती है और उसे संविधान की अवधारणा में संशोधन और परिवर्तन की आवश्यकताएं होती है। परंतु ये संशोधन और परिवर्तन ही संविधान की प्रकृति का आधार बनता है। जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बहुत लचीली होती है, सरल होती है, साधारण होती है, उसको लचीला, और जिसमें बहुत कठिन जटिल प्रक्रिया से होती है, जैसे अमेरिका के संविधान में 3/4 बहुमत से ही संशोधन संभव है, जबकि भारत के संविधान कठोर और लचीले दोनों का एक सम्मिश्रण है। क्योंकि अनुच्छेद आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 3 प्रकार के संविधान संशोधन की अवधारणा पाई जाती है। 3 प्रकार के संविधान संशोधन की अवधारणा पाई जाती है। तो पहला साधारण प्रक्रिया द्वारा, दूसरा विशेष प्रक्रिया द्वारा, और तीसरा विशेष प्रक्रिया के साथ साथ देश के आधे से एक अधिक विधानमंडल की स्वीकृति के बाद ही संशोधन होगा। यानी आप कह सकते हैं यद्यपि मैक्सिमम संविधान की अवधारणा कठोर है, परंतु कठोर और लचीले का ही सम्मिश्रण है। ये हमारे भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है, उसको आप याद कर लीजिए, कठोर एवं लचीला संविधान। यानी दोनों प्रकार के संविधानों के लक्षण यहाँ हमें दिखाई देते हैं। तो भारत का संविधान कठोर भी है, लचीला भी है। एक परीक्षा में आईएएस में एक प्रश्न आया था, कठोर संविधान की लचीले संविधान के पहचान या प्रकृति का सबसे बड़ा आधार है। मित्रों याद रखिए, इसका सबसे बड़ा आधार है संविधान में होने वाला संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन के आधार पर। चलिए दूसरा आते हैं। दूसरा, इसके पहले के वीडियो में भी हमने आपको बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मित्रों एक बात मैं यहाँ आपसे और कह दूं कि इस समय लगभग पर डे एक वीडियो लोड हो रहे हैं, अपलोडिंग चल रही है। कोशिश है कि आप लोगों को परीक्षा के सर्वोत्तम अध्ययन की प्रक्रिया को हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद सीसेट में डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ साथ अन्य कई सारी बातों पर भी हम अध्ययन करेंगे। मेंस में इथिक्स आदि का भी अध्ययन किया जाएगा। तो वो सारी प्रक्रिया को आप ध्यान रखिए। तो मैं भारतीय संविधान के आधार के अंतर्गत मैंने आपको एक विस्तृत रूप से बताया था कि ये भारतीय संविधान की एक और बहुत बड़ी विशेषता है। वो विशेषता क्या है? संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। तो भारत का संविधान का जो मेन आधार है वो फेडरल सिस्टम है। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप भारतीय संविधान के आधार के अंतर्गत संघीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली और गणतांत्रिक तथा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अवधारणा का अध्ययन कर सकते हैं। संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत भारत के संविधान में हमने शक्तियों या विषयों का विभाजन 2 भागों में किया है।
यानी जितने भी प्रकार के शक्तियां हैं या सब्जेक्ट हैं, विषय से तात्पर्य क्या है, सब्जेक्ट, जितने भी शक्तियां या विषय हैं, इन सारी शक्तियों या विषयों को हमने केंद्र और राज्यों के बीच बांट दिया है। और इसका आधार क्या है, ऐसे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, और इन शक्तियों को हमने आपको बताया होगा वहां हमने कि कितने सूचियों में विभाजित किया है, 3 सूचियों में विभाजित किया है, और ये भारतीय संविधान का एक प्रमुख आधार है। यानी हमने पहली सूची जो बनाई थी वो सब सूची बनाई थी, जिसको आप कह सकते हैं यूनियन लिस्ट। पहली सूची हमने यूनियन लिस्ट की बनाई थी, दूसरी सूची स्टेट लिस्ट, दूसरी सूची राज्य सूची बनाई थी। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित होकर हमने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित होकर हमने समवर्ती सूची को भी उल्लेख किया है, और तीसरी जो सूची हमने बनाई थी वह समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इसको कहते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। इन सूचियों का उल्लेख वहां हमने लास्ट वीडियो में आप बृहद रूप से कर लीजिए अच्छी तरह से, और ये जानना आपके लिए जरूरी है। यहाँ संक्षेप में मैं इसका उल्लेख कर दूं कि जो हमने सन सूची बनाई इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषयों का उल्लेख किया है। ऐसा विषय जो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर और कच्छ से लेकर आसाम तक बराबर महत्वपूर्ण है। ऐसे विषयों को हम राष्ट्रीय महत्व के विषय के अंतर्गत लेते हैं, और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर अगर कोई कानून बनाना है तो उस कानून को बनाने का अधिकार संघ की विधायिका अर्थात संसद को प्राप्त है। संघ की विधायिका अर्थात संसद को प्राप्त है। यानी संसद का कार्य क्या है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, तो आप कह सकते हैं कि संघ की सूची पर, यूनियन लिस्ट पर कानून बनाना और समय समय पर कानूनों में संशोधन करना, ये कार्य किसका है, संसद का है। यह संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार केवल किसको है, संसद को। दूसरा स्टेट लिस्ट हमने आपको बताया था। स्टेट लिस्ट में हर एक राज्य की अपनी ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल सिचुएशन है। राज्य को अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्य की आवश्यकता के अनुसार, अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार कानूनों का निर्माण और संशोधन करे, जो एक व्यवहारिक कानून की अवधारणा के अंतर्गत माना जाता है। तो राज्य सूची में हमने लोकल सेल्फ इम्पोर्टेंट, मैं बात फिर से दोहरा दूं मित्रों कि मैंने भारतीय संविधान के आधार, बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक अलग वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है। आप उसको पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो राज्य सूची के अंतर्गत ये अधिकार है किसको, कि प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार राज्य सूची, जैसे पुलिस इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, हेल्थ इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय हैं, इन विषयों पर कानून, कृषि, हर एक देश की अपनी अपनी जलवायु है, हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी पृष्ठभूमि है। आसाम में जहां फव्वारों से सिंचाई करते हैं, उत्तर प्रदेश में हम मैदानी क्षेत्रों में मेड़ बनाकर सिंचाई करते हैं। तो ये कृषि को हमने राज्य सूची में डाल दिया। पंचायती राज व्यवस्था, नगर निकाय, म्युनिसिपैलिटीज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हमने स्टेट लिस्ट में डाला है। तो इस तरह से अगर संसूची के विषयों का उल्लेख करूं तो आप कह सकते हैं जैसे रेल की आवश्यकता पूरे देश के लिए, रक्षा, डिफेंस पूरे देश के लिए, रेल, रक्षा, विदेश, परमाणु, इस देश के साथ कैसा संबंध बनाना है, बिगाड़ना है, ऐसा नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित पर आधारित निर्णय, और परमाणु, जनगणना, करेंसी छापने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो इस तरह से राष्ट्रीय महत्व के विषयों के अंतर्गत जब 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू किया था, तो उस तरह से इसमें कुल 97 प्रकार के विषयों का उल्लेख किया गया था। और जब हमने 26 जनवरी 1950 को उल्लेख किया गया था, जैसे पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य या स्थानीय स्वशासन प्रणाली आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय को हमने यहाँ पर 66 प्रकार के विषयों का उल्लेख किया था, और समवर्ती सूची में हमने 47 प्रकार के विषयों का उल्लेख किया था। यद्यपि आज इनकी संख्या बदल गई है। इसको आप पिछले वीडियो से देख सकते हैं, आराम से इसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। तो भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत 2 प्रकार की सरकारें हैं, याद करिए। पहला आप देख सकते हैं, केंद्र की व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास किसकी सरकार है, केंद्र की सरकार।
राज्यों की व्यवस्था को चलाने के लिए किसकी सरकार है? राज्यों की सरकार है। राज्यों की सरकार है। यद्यपि कभी कभी केंद्र और राज्यों के बीच टकराव आ जाता है, तो संविधान में उसका भी हमने प्रावधान हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशन, जिसको हमने संविधान की 7वीं शेड्यूल या अनुसूची के अंतर्गत बताया कि अगर कोई डिस्प्यूट फिर भी आता है तो क्या होगा। और इस तरह से हमने संघीय शासन प्रणाली की अवधारणा, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, जो बच्चे आईएएस और पीसीएस स्पेशली परीक्षा दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, वो मेंस की परीक्षा में उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको यहां से आप याद कर सकते हैं क्या? इसको याद करिए। इस मेंस की परीक्षा का क्वेश्चन याद करिए कि भारतीय, यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेस ऑफ फेडरल सिस्टम, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेस ऑन फेडरल सिस्टम, बट मेनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द यूनिटी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यद्यपि भारत का संविधान एक संघीय शासन प्रणाली की अवधारणा पर आधारित है, परंतु संघीय शासन प्रणाली की अवधारणा होने के बावजूद भी अनेक एकात्मक लक्षण भी हैं। तो मित्रों, ये भारत के संविधान की एक दूसरी बड़ी विशेषता होगी क्या? कि संघात्मक शासन की अवधारणा के साथ साथ एकात्मक लक्षण। एकात्मक लक्षण क्या है, इसके क्या अर्थ, क्या विशेषता है, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और उस वीडियो का जो पार्ट होगा, नाम होगा क्या? भारतीय संविधान की विशेषता। इसको आप कह सकते हैं पार्ट 1 भाग 1, और भारतीय संविधान की विशेषता भाग 2 में हम आगे की विषयों का उल्लेख करेंगे। जैसे दूसरा, भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार मानव जीवन के वे आधारभूत अधिकार हैं जिसके बिना मानव जीवन की कल्पना एक सर्वोच्चता के साथ कभी नहीं की जा सकती। अगर अधिकारों का उल्लेख है और कर्तव्यों का उल्लेख ना हो तो ये असंगति होगा। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ जो एक बड़ी विशेषता जिसका आपको अवश्य अध्ययन करना चाहिए कि भारतीय संविधान में सिंगल सिटीजनशिप, संघीय शासन प्रणाली होने के बावजूद भी हमने इकहरी नागरिकता का भी प्रावधान, जो एकात्मक शासन के परीक्षण के अंतर्गत आएंगे। हिंदी को पूरे देश की डिवर्सिटी यूनिटी को जोड़ने के लिए हिंदी को हमने नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को राष्ट्रीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। ये भी एक हमारी बड़ी विशेषता है, क्योंकि संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में कोई टकराव की स्थिति न उत्पन्न हो, इसलिए एक राष्ट्रीय राजभाषा का हमने हिंदी के रूप में प्रावधान किया है। दूसरा, ब्रिटिश शासन काल तक भारत में यूनिवर्सल इलेक्टोरल सिस्टम का प्रावधान लागू नहीं था। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार क्या है, इसका क्या महत्व है, लोकतंत्र और सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार में क्या संबंध है? तो मित्रों याद करिए, लोकतंत्र और सार्वभौमिक यूनिवर्सल इलेक्टोरल सिस्टम पहली बार 26 जनवरी 1950 के संविधान में लागू किया गया। इसका उल्लेख हम नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इन्हीं सारी विशेषताओं के साथ साथ याद रखिए कि भारतीय संविधान की विशेषता पार्ट 1 में हमने आपको जिन महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया। मित्रों, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत जिन बातों को आपको बताया गया है, इसके शेष भाग को हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे, बताएंगे। परंतु इस प्रक्रिया को आप अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और अभी तक जो दोस्त यार आपके सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको लाइक करें। लाइक करके ज्यादा से ज्यादा उत्साह को बढ़ाने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।